112 नंबर पर कई बार फोन मिलाया था, लेकिन कोई फोन उठाया ही नहीं। अगर किसी ने फोन उठाया होता तो आज मेरा परिवार बचा होता। इतना कहकर वो फफक कर रो देती हैं। दोस्तों, मैं देवरिया नरसंहार के बारे में बात करने आई हूँ। मैं ये जानने आई हूँ और आपको भी बताने आई हूँ कि आखिर वो कौन है जिसके वजह से छह जाने गई। मैं आपको बताने आई हूँ कि इस मामले में जातिगत रंग देने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि इस घटना में असली जिम्मेदार कौन है। किसकी लापरवाही की वजह से 6 जानें चली गई, किसकी लापरवाही से एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उस परिवार में कोई नहीं बचा। कौन है वो, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अपनी भरी आंखों से पूरे परिवार को खो देने के बाद सत्यप्रकाश दुबे की एकलौती बेटी जो बची हैं, शोभना, उन्होंने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। रूधे हुए गले से भरी हुई आंखों से शोभना ये कहती हैं कि ये सब ना होता अगर प्रशासन समय पर आ गई होती, अगर पुलिस समय पर आ गई होती। घटना की जानकारी देते हुए शोभना जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि मैंने खुद 112 नंबर पर कई बार फ़ोन मिलाया था। अगर कोई फ़ोन उठाया होता तो शायद आज ये ना होता। मैंने कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन कोई फ़ोन उठाया ही नहीं। अगर किसी ने फ़ोन उठाया होता तो आज मेरा परिवार बचा होता। इतना कहकर वो फफक कर रो देती हैं और रोते ही रहती हैं। सोचने की बात है कि क्या प्रशासन की सच में लापरवाही है? क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, महिलाओं और बच्चों की मौतें हो गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शोभना आगे जो कुछ कहती हैं वो सुनिए, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पुलिस चौकी बना हुआ है। घर के दरवाजे पर पुलिस ऐसे बैठी हुई है जैसे वो सच में कार्रवाई कर रही है। पुलिस का जमावड़ा ये कहता है कि अगर आप समय पर आ गए होते तो शायद आज ये सब कुछ ना हुआ होता। लेकिन ये कि पुलिस उस समय ना तो फ़ोन उठाई और ना पुलिस वहाँ पर पहुँची, जिसकी वजह से 6 मौतें हो गई। शोभना क्या कुछ कहती हैं ये जानिए। शोभना ये कहती हैं कि 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से मैं फ़ोन मिला रही हूँ। वो ये कहती हैं कि 2 अक्टूबर के दिन करीब 5 बजे के आसपास मेरे छोटे भाई दिवेश का फ़ोन आया था। फ़ोन आया और मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही मेरा भाई कहता है कि दीदी जल्दी से फ़ोन करो, दीदी जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर दो क्योंकि प्रेम यादव घर पर आया है, प्रेम यादव पापा से लड़ाई कर रहा है, दीदी तुम जल्दी पुलिस को फ़ोन करो दीदी, पुलिस को फ़ोन करो। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। वो ये कहता है कि प्रेम यादव पापा से मारपीट कर रहे हैं, तुम फ़ोन करके पुलिस को बुला दो। शोभना कहती हैं कि मैं लगातार फ़ोन मिला रही थी। कभी डायल 112 नंबर पर फ़ोन मिलाती थी, कभी अपने परिवार को फ़ोन मिलाती थी, कभी डायल 100 नंबर डायल करती थी तो कभी परिवार वालों को मिलाती थी। मैं बार बार फ़ोन करती थी। मैंने कई बार पुलिस वालों को फ़ोन किया। मैं ये बताना चाहती थी कि मेरे घर पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार पुलिस को फ़ोन करती थी, एक बार भाई को फ़ोन करती थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता था। किसी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैं घबरा गई थी, मैं परेशान थी। तो मैंने गूगल से एसपी का नंबर निकाला, एसपी साहब का नंबर निकाला, तब जाकर कहीं पुलिस मेरे घर पर पहुंच पाई, लेकिन पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस जब तक पहुंची थी तब तक सब कुछ हो चुका था। पुलिस ने काफ़ी देरी कर दी। पुलिस अगर समय पर पहुंच गई होती तो शायद आज ये सब कुछ ना हुआ था। शोभना अपनी भरी आंखों से जो कुछ बता रही हैं वो सुनिए। एक पक्ष को कह रहा है, दूसरा किसी और को कह रहा है, लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि क्या सच में प्रशासन की लापरवाही कुछ ज़्यादा ही थी? क्या समय पर अगर फ़ोन पुलिस ने उठाया होता तो ये सब कुछ हुआ होता? शोभना कहती हैं कि कुछ देर बाद मेरे भाई का फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया और फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था। घर में केवल 2 ही फ़ोन हैं। मेरे पास किसी पड़ोसी का नंबर नहीं है। किसी का फ़ोन नंबर होता तो मैं फ़ोन मिला लेती, लेकिन किसी से बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। मुझे कुछ अनोखा होगा, कुछ गलत होगा, इसका आशंका हो रही थी। मेरे मन में डर लग रहा था। इसके बाद जो मैंने नंबर निकाला, फ़ोन मिलाया, एसपी साहब से जब बात हुई
तब गांव में कहीं जाकर पुलिस पहुंची थी। 112 नंबर पर किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। पुलिस जब पहुंची तब तक मेरे पापा, मम्मी, 2 बहनें और 1 भाई की हत्या हो चुकी थी। छोटे भाई की सांसें चल रही थी। तो पुलिस के पहुंचने के बाद मेरे भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे भी इतना मारा गया था कि वो मरा समझकर छोड़कर चले गए थे, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे, इसीलिए मेरा भाई जिंदा था, लेकिन उस हदमरा था, सांसें बस चल रही थी। शोभना बार बार ये कहती हैं कि मैं 5 बजे से ही फ़ोन मिला रही हूँ। मुझे 5 बजे से ही, मेरे छोटे भाई ने जब फ़ोन किया था तब से ही फ़ोन मिला रही हूँ। अगर समय पर फ़ोन मिला होता, समय पर फ़ोन लोगों ने उठाया होता तो आज मेरा परिवार बचा होता। शोभना से जब ये पूछा गया कि ये जो ज़मीन विवाद था, इस मामले में क्या पहले से कोई FIR वगैरह की गई थी, क्या आपने किसी को सूचना दी थी, इस पर शोभना ये कहती हैं कि CM पोर्टल पर तो हमने हज़ारों बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई बार FIR की गई, कई बार CM पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि CGM से लेकर तमाम अधिकारियों से भी मदद मांगी थी इस मामले में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मामला 2014 से चल रहा था। हमने न जाने कितने दफ्तरों का दरवाज़ा खटखटाया, न जाने कितने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी, मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने कोई मदद की होती तो आज ये ना होता। शोभना से जब पूरी कहानी पूछी गई तो शोभना ने बताया कि 2014 में मेरे चाचा यानी कि ज्ञान प्रकाश दुबे को अगवा कर लिया गया था और उनसे ज़मीन लिखवा दी गई थी। ये बात जब मेरे पापा यानी सत्य प्रकाश दुबे को पता लगी तब उन्होंने कोर्ट में मुकदमा किया, कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये सब कुछ शोभना बताती हैं और उसी दिन से ये सब मामला चल रहा था। हमें जान से मारने की धमकी मिल रही थी, पूरे परिवार को ख़त्म करने का प्लान चल रहा था और इसीलिए हमने शिकायत की थी, लेकिन कोई सुना नहीं और वो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने में सफल रहे। आगे वो जो कुछ बताती हैं वो ये बताती हैं कि इस मामले में हमने तहसीलदार, SDM सबको शिकायत की थी, सबको बताया था, लेकिन ना जाने क्यों वो कोई शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं थे, कोई कार्रवाई करते ही नहीं थे, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ। 2014 से मुकदमा चल रहा था। शोभना की बात आपने सुनी ना, अब सोचिए कि 2014 से मुकदमा चल रहा था, प्रशासन को तमाम तरीकों से इस मामले में जानकारी दी गई, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक पूरा परिवार खत्म हो गया और एक परिवार लगभग उजड़ सा गया है। कौन गलत है कौन सही, इस विषय पर मैं अपना ज्ञान तो कम से कम नहीं देना चाहती, क्योंकि ना तो मैं एक वकील हूं और ना मैं एक जज हूं। मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं। मेरा काम है दोनों पक्षों की बातों को सुनना और मैं वही कर रही हूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं ना कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि प्रशासन कोई लापरवाही ना करे। अब से तो कम से कम कोई महिला और कोई बच्चे पर कोई कार्रवाई ना हो, किसी निर्दोषी को सजा ना हो, किसी का परिवार ना उजड़े। इसीलिए मैं दोनों पक्षों की बात सुनती हूँ और इसीलिए प्रशासन पर पैनी नज़र लगकर सवाल पूछती हूँ। जिस समय प्रशासन को कार्रवाई करनी थी उस समय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज चौचक कार्रवाई का नौटंकी कर रही हैं। आज चौचक कार्रवाई के नाम पर दरवाजे पर जमावड़ा लगाकर बैठी हुई हैं, लेकिन जिस वक्त फ़ोन किया गया उस वक्त फ़ोन नहीं उठाया गया। जिस वक्त 2014 से तमाम अपीलें की गई उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि किसी को बेवजह परेशान ना किया जाए। किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो ये पता चले कि क्या सच में उसने कोई गलती की है या नहीं की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों पक्षों की बात सुनना मेरा काम है और वो मैं करूंगी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि मैं ये चाहती हूं कि आपको भी धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर संविधान के बारे में सोचना चाहिए। मैं संविधान पर यकीन रखती हूं। अब जिसको जो भी लगता हो, कुछ लोग यादव परिवार की गलती बता रहे हैं तो कुछ लोग दुबे परिवार की गलती बता रहे हैं। अरे भाई, दोनों परिवार उचड़ गया है, दोनों परिवार बर्बाद हो चुका है। एक परिवार के पास दुख ज़्यादा है, एक परिवार के पास दुख कम है, लेकिन फिलहाल परिवार तो दोनों ही बर्बाद हुए हैं। गलती थी प्रशासन की। प्रशासन अगर समय पर जग गया होता तो शायद आज 2 परिवार के दिए ना बुझे होते, शायद आज 2 परिवार ना बर्बाद हुआ होता। फिलहाल अभी FIR हो चुकी है। सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभना के तहरीर पर जो FIR हुई है उसमें धारा 302, 307, 504 जैसे गंभीर धाराओं में
मामले दर्ज कर लिए गए हैं। जो कंप्लेन है वो लिख ली गई है। इसमें 27 लोगों को नामजद किया गया है और 50 अज्ञात लोग भी इस एफआईआर में लिखे गए हैं। यानी कि 27 लोगों का नाम लेकर लिखा गया और 50 अज्ञात लोग लिखे हुए हैं। पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। और देखिए क्या कुछ होता है, ये देखने की बात होगी। प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है, ये देखने की बात होगी। मैं सिर्फ सरकार और प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि जो भी दोषी हो उसे बख्शा ना जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। और ये ध्यान जरूर रखा जाए कि किसी भी निर्दोषी को सजा ना हो जाए। कार्रवाई अच्छी हो रही है, ये दिखाने के नाम पर किसी निर्दोषी को जेल में ना बंद कर दिया जाए, ये मेरी सरकार से प्रार्थना रहेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि पहले इनकी मौत हुई, जवाब में इनकी मौत हुई। अरे भाई, मौत का बदला मौत कभी नहीं हो सकता, हिंसा का बदला कभी हिंसा हो ही नहीं सकता। और हिंसा हमेशा परिवार का नाश करती है, समाज का नाश करती है और हमारा और आपका नाश कर देती है। और इस गंभीर मामले में अगर आप इस एंगल से देखते हैं कि फला कौन से जाति का था, फला कौन से धर्म का था, तो ना तो आप एक पत्रकार हैं और ना आप एक अच्छे इंसान हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मेरी आप सभी से मांग ये है कि आप प्रशासन के उन तमाम लोगों, उन तमाम अधिकारियों से सवाल कीजिए कि अगर जो दोषी है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी तो क्या वो तमाम अधिकारी, क्या वो प्रशासनिक लोग दोषी नहीं हैं जिन पर जिम्मेदारी थी, जो अपने पद को ग्रहण करते वक्त ये कहते हैं कि मैं अपने पूरे काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा। तो आखिर उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार लोग नहीं हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जिन जिन लोगों की मौत हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।